चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से जेल भरो तहरीक के हवाले से ये वाज़ेह किया गया कि अपनी सेहतयाबी के बाद इसका हम आगाज़ करेंगे और मैं भी बज़ाते ख़ुद गिरफ़्तारी दूँगा। साथ साथ तहरीक इंसाफ ने यह भी फ़ैसला किया कि जो आइनी माहिरीन हैं उनसे इस पर मुशावरत की जाए और उसके बाद लाहे अमल को जो है वो फार्मूलेट किया जाए। साथ साथ खान साहब ने आज ये भी कहा कि इलेक्शन में धांधली की जो पॉलिसी है लगता इस तरह से है कि वो अब भी बरकरार है, और बाजवा साहब का उन्होंने नाम लिया और कहा कि उनकी पॉलिसी अब भी चलती दिखाई दे रही है मुझे, और लग यही रहा है कि इलेक्शन में हमारे अगेंस्ट धांधली करने का प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया। ये तहफ़्फ़ुज़ात PTI के चेयरमैन ने आज दोबारा से शेयर किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सारी दुनिया में दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं लेकिन APC का नाम कहीं नहीं सुना हमने, यानी कि एक लिहाज से उन्होंने हिंट इस बात को किया कि अगर APC इस पर आती है, बुलाई जाती है और हम उसका हिस्सा नहीं बनते तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर एतराज़ किया जाए। इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि वज़ीरिस्तान से 2 लोगों को टास्क दिया गया था मुझे कत्ल करवाने के लिए, और ये भी उन्होंने कहा कि साथ साथ ये कहा कि रकम उन लोगों को अदा कर दी गई थी। मेरे पास इससे मुतल्लिक सारी डिटेल है जो कि काफ़ी हैरानकुन भी है कि खान साहब के पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है और यकीनन उनको शेयर भी करनी चाहिए, इस पर अथॉरिटीज़ को भी एक्शन में आना चाहिए। इसके अलावा निगरान हुकूमत की कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं, और गुज़श्ता रात की अगर हम बात करें तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पर छापा पुलिस का सामने आया था और गिरफ़्तारी तो नहीं हो सकी, लेकिन ये कार्रवाइयाँ जो हैं इस पर काफ लीग के जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से जो है वो इज़हार इस बात का किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा प्रोटेक्शन के लिए, और सियासी और इंतकामी कार्रवाइयाँ इनको उनकी तरफ से करार दिया जा रहा है। साथ साथ जो तुर्किया में ज़लज़ले की सूरत हाल है जहाँ ख़ासा नुकसान हुआ है वहाँ पर दौरा करने का फ़ैसला किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, और कल उनकी रवानगी जो है वो मुतवक्के है, बाकायदा ऐलान भी इसका हो चुका है। और जो APC है दहशतगर्दी से मुतल्लिक उसको मौखर कर दिया गया जो कि पहले 9 तारीख को होनी थी, 7 के बाद 9 तारीख का ऐलान हुआ और अब एक और जो है वो तारीख़ इसकी सामने जल्द आ जाएगी। IMF से जो मुज़ाकरात हैं उस पर भी आज हम बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की जो माली मुश्किलात हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही, और ये IMF ने कहा है कि 30 जून तक पाकिस्तान को जो ज़खायर हैं वो 16 अरब 20 करोड़ तक लाने होंगे, और ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, और जो तरक्याती बजट है उसमें भी 50% कटौती की तैयारी हुकूमत ने कर रखी है। तो यकीनन आवाम के लिए कोई अच्छी खबर इस सारी सूरत हाल में मौशी एतबार से दिखाई नहीं दे रही। इन मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ ज़ैन भट्टी हैं, काफ लीग के रहनुमा हैं, आपका बहुत शुक्रिया। साथ साथ सेनेटर गौस न्याज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नून लीग के रहनुमा हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़ैन साहब आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, परवेज़ इलाही साहब के घर पर हमने देखा पुलिस ने रेड की, और इसके अलावा लाहौर के अंदर भी एक रेड सामने आती है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या लगता है आपको कि सब्सटेंशिएट हो सकते हैं ये केसेस सारे जिसको बुनियाद बनाकर ये रेड्स की जा रही हैं? देखें जी, ना कोई FIR ना कोई वारंट, और अगेन एंड अगेन जो है वो पुलिस का रेड करना जो है वो समझ से बालातर इसलिए है कि ये समझते हैं कि शायद इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स डेवलप करके ये हमें कहेंगे कि आप इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें, तो वो हमने पहले दिन से फैसला किया है कि इंशाल्लाह ताला हम इमरान खान साहब के साथ हैं और रहेंगे। और सेकेंडली बात ये है कि पुलिस का घर में घुसना, वहाँ पे घरेलू मुलाजमीन है और उसके अलावा खवातीन है और उनके साथ जो है ये बदसलूकी है, ये किन सियासी आकाओं को खुश करना। ज़ैन साहब आवाज़ आ रही है आपको? रिकनेक्ट करते हैं ज़ैन साहब को। जी और कंटिन्यू चार कीजिए दीवारी आप। का तकद्दुस है उसको पामाल किया जा रहा है, और जो है मैं ये समझता हूँ कि निगरान हुकूमत का ये मैंडेट ही नहीं है। दे आर ओनली हेयर टू कंडक्ट द फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। वो सारे इलेक्टोरल प्रोसेस को कंडक्ट करवाने के लिए आते हैं, रादर देन के वो जो है वो गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़, FIR और जो है वो लोगों को उठा के ले जाना और फिर उनका पता भी ना चलना कि वो किधर है। आमिर सईद राना साहब जो है उनका भी नहीं पता। कल मोहम्मद खान भट्टी साहब जो 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं उनको भी जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। और सेकेंडली बात यह है कि GOR 1 में आज तक तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि सरकारी अफसरान जो 22वें ग्रेड के एक ऑफिसर के घर में जो है वो पुलिस इस तरह दाखिल हुई है, छापे मारे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीजें हैं ये एक गलत तर्ज सियासत की बुनियाद डाली जा रही है। अच्छा। और हमें जो है वो
और हम जो है वो इस चीज के बिल्कुल आला अदलिया से हमें उम्मीद है। पहले भी जो है वो अल्लाह ताला के फजल करम से अदालतों से हमें रिलीफ मिला है, और आइंदा भी हम अदालत का हम्म। दरवाजा हमने खटखटाया, और इंशाल्लाह हमें पूरा रिलीफ मिलने की उम्मीद है। और विद इन 90 डेज कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर बाउंड कि इन्होंने जो है वो इलेक्शंस करवाने हैं। गवर्नर हम्म। साहब जो है वो तारीख भी अभी नहीं दे पा रहे, और जो है वो इनकी जो है वो नीयतों की तो समझ आ रही है, हम्म। लेकिन ये है कि जहाँ आयन मौजूद है, जहाँ अदलिया मौजूद है, इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद जैन है। साहब, ये रिग्रेट तो अब तशवीश तो होती होगी इस बात पर कि असेंबली डिज़ोल्व ना करते तो कुछ प्रोटेक्शन होती पंजाब में हमारे लिए। हेलो। आवाज़ आ रही है जैन साहब आपको? जी जी। मैंने कहा ये रिग्रेट तो होता होगा काफ लीग को भी, परवेज़ इलाही साहब को भी, कि अगर असेंबली डिज़ोल्व ना होती तो आज कोई ना कोई बेसिस होती है हमारे पास प्रोटेक्शन की, जो कि अब नहीं रही निगरान हुकूमत के होते हुए। नहीं, देखें, जब हमने पहले दिन से फैसला कर लिया था, बीच में से आपने देखा होगा कि बड़ी हम्म। कॉन्स्पायरेसीज ने जन्म लिया कि जो है वो शायद चौधरी परवेज इलाही साहब असेंबली नहीं तोड़ेंगे, लेकिन चूंकि हम एक इत्तेहादी हुकूमत है और इसके अंदर जो है वो हमने अपनी सजेशंस दी, लेकिन हमने ये कहा कि असेंबली का जो मुस्तकबिल है, या जो असेंबली है उसका क्या जो है वो मुस्तकबिल होना, वो फैसला अल्टीमेट हतमी फैसला वो इमरान खान लेकिन साहब ने देखिए ना करना है। जैन साहब, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी पर परवेज़ इलाही साहब ये फरमा रहे थे कि 1 महीना पहले हो जाती तो बेहतर होता। अब आपकी गिरफ्तारी की अगर अटेम्प्ट ये की जा रही है, ये कैसे गलत है? नहीं, मैं बताता हूँ कि पंजाब हुकूमत का जो है वो तमाम तर जो वो पंजाब असेंबली, हमने कहा था पहले दिन से कि ये खान साहब की अमानत है, और हमने वो असेंबली जो है वो उनको लौटा दी वापस। और खान साहब को जब चौधरी परवेज इलाही साहब ने इन हम्म। रिटन लिख के दे दिया कि खान साहब आप जब चाहें असेंबली तहलील कर सकते हैं, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी जब अल्लाह ताला ने अच्छा। चौधरी परवेज इलाही साहब को सुरखरू किया है, और उसके बाद आप देख लें कि हमने असेंबली तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। बिल्कुल ठीक है, और मज़ीद ये बात करते हैं इस पे। गौस साहब, आपको गुफ्तगू का हिस्सा बनाना चाहूँगा। ये जो निगरान हुकूमत की कार्रवाइयाँ आप देख रहे हैं, इस पर तो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बाइस्ड है ये गवर्नमेंट, और सेंटर से हिदायत ले रही है। इनको लगाया इसलिए गया है कि हमें दीवार से लगा सकें। तो इस पर क्या ठेक है हुक्मरान जमात का? हाँ, देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं आया है, हम कभी हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर सोचा ही नहीं है कि किस तरह करनी है। और आप सारे इनके केसेस देख लें, कहीं हमने कोई प्रेशर नहीं डाला, ना इदारे पे डाला है। इनके ज़माने में तो FIA और नैब को एक प्रेशराइज करके हमारे खिलाफ केसेस बनाए गए, और 600 700 दिन हमारी लीडरशिप अंदर रही। हमने तो कोई एहतजाज नहीं किया था। और इनके जो खिलाफ केसेस हैं, हम उनके केसेस के पीछे नहीं है। ये बात ठीक है कि निगरान हुकूमत को अगर है, ये तो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत कर रही है, हम तो नहीं कर रहे। तो लेकिन जो हमारा तो ये पॉलिसी है कि कानून अपना रास्ता बनाए। आप देख रहे हैं ना, फवाद चौधरी साहब को अगर उसके खिलाफ केस या उनको जो है वो जेल में डाला गया है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो मत गया। और बिल्कुल ठीक है, हम हमारी सपोर्ट है। इस तरह की जबान फवाद चौधरी ने इस्तेमाल की, बहुत गलीज की है, लेकिन मुद्दई वो बनी है। इस तरह आदम सवाती केस में जो है वो जरी इंतजामी मुद्दई बनी थी, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ और सिटिंग आर्मी चीफ को गालियां दी थी। तो ये तो लोग अपना कंडक्ट तो ये देखते नहीं है कि क्या करे। शेख रशीद साहब है, शेख रशीद साहब ने क्या कहा था, पता, इतना मिचोर सियासतदान होके ऐसे हवाई खबर चला दी कि जी सरदारी साहब ने कत्ल का मंसूबा बनाया है। तो उस पर सबूत जब पुलिस से मांगा तो उस पर कोई सबूत नहीं था कि ये मुझे तो इमरान खान ने कहा है। इमरान खान कह रहे मेरे पास सबूत हैं। अरे भाई, सबूत है तो ये 2 बंदे को पेमेंट भी कर दी गई है, तो भाई सबूत ना है। शायद अल्लाह करे वो दहशतगर्दी के डायरेक्टर पर पकड़ा जाए, और सिर्फ आपके नहीं बाकी कई लोगों की जान बच जाए। तो ये इल्जाम तराशी का सिलसिला जो है इन्होंने शुरू किया है, और वे अपने किए की सजा जो है वो भुगत रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब इनको मेच्योरिटी आनी चाहिए। और ये कह रहे हैं कि जी 21-22 ग्रेड के बंदे को पकड़ा गया है, तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। कानून अपना रास्ता अपना रहा है कि इस तरह मोहम्मद खान भट्टी का कंडक्ट रहा है, और जिस हिसाब से इन्होंने ट्रांजेक्शन किए हैं अरबों की, मतलब गौस एक साहब, एक ये दिन। कानून जो अपना रास्ता अपनाता है हमेशा, ये हुक्मरान जमात के जो मुखालिफिन होते हैं उसके अगेंस्ट ही अपना रास्ता क्यों अपनाता है? चाहे PTI का दौर हो या आपका हो, ये ट्रेंड तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये कानून इतना सेंट्रिक क्यों है सेंट्रल गवर्नमेंट को देखते हुए कि जब भी वो पावर में होते हैं तो उनके खिलाफ रास्ता नहीं अपनाता अपना? नहीं, हमारे खिलाफ तो बड़ा रास्ता अपनाया था कानून ने। और हमारे जब मतलब एक इल्जाम की बुनियाद पे, शक की बुनियाद पे हमारी लीडरशिप जो है वो की।
हमने तो कहा कि ज़ाहिर है अब एक बंदे ने जुर्म किया है, अब एक बंदे ने इदारे को गालियां दी हैं और एक बंदा सियासतदान जो साहब 4 दफा कहते हैं वजीर हाँ, वो इल्जाम लगा रहा है कि जी कत्ल की साजिश हो गई है। अब ये कुछ छोटा जुर्म नहीं है, अगर है तो फिर सबूत तो, या इस तरह जो इस तरह फवाद चौधरी साहब गालियां दे रहे हैं तो उससे मतलब है कोई हरकत ना है। गौस साहब, ऐसा तो हमारे नहीं होगा कि खान साहब की तरह आप भी जब हुकूमत से जाएंगे तो उसके बाद ये कहेंगे कि ये कार्रवाइयाँ हमने कोई और कर रहा था, या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इनकी? नहीं, हम तो ये तो सब पता है, इस मुद्दई कौन है, जो मुद्दई है उनसे पूछे ना कौन कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें तो हुकूमत तो कहीं भी मुद्दई नहीं है। हो सकता है हम पे नहीं, प्रेशर हो पहले भी नैब ही गिरफ्तारियां करता था, तहरीक इंसाफ खुद मुद्दई नहीं होती थी। आपको जवार से लगाया जा रहा था, आप ये क्लेम कर रहे थे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। इसमें देखो ना, आप इसमें कोई ना नैब है ना एफआई है, इसमें एक जगह पे इलेक्शन कमीशन मुद्दई है, ज़ाहिर उसको गालियां दी गई हैं, वो बना है मुद्दई। दूसरा उसके ठीक है। जो उस पे क्या कहते हैं, जो आजम सबाती है, उस पर मुद्दई कौन बना है, वो भी ज़िली इंतजामिया बनी है। कहीं हमने मुद्दई नहीं बने, ज़ाहिर है जो इदारे हैं वो बना रास्ता, अगर उन पे ठीक है, मजीद बात करते हैं इस पर। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ठीक है फिरदौस साहब, वेलकम टू द शो। आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो पंजाब में कार्रवाइयाँ हो रही हैं आपके इत्तेहादियों के अगेंस्ट, उस पर तजिया निगारों की राय तो यही है कि असम्बली डिज़ोल्व ना की होती तो शायद कोई बेसिस होती हैं आपके पास। खान साहब को भी गिरफ्तारी का खदशा है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी अक्सर पहुँच जाते हैं ज़मान पार प्रोटेक्शन के लिए उनकी। तो इतने मसाइल क्यों पैदा कर लिए अपने लिए आपने? मेरे ख्याल से मैं आपके तजिए पे हैरान हूँ। नहीं, तजिया तो नहीं, सवाल है तजिया, मैं अपनी ओपिनियन मैं तो आपका तजिया भी है कि ये मुश्किलात हमने पैदा कर ली। भाई एक जंग चल रही है, अच्छा, एक सूरत हाल है कि ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। उसको तबाही की तरफ जाने से रोकने के लिए तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इस मुल्क में जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाए और एक ऐसी हुकूमत आए जो अगले 5 साल तक का मैंडेट लेके आए। ये काम जब तक नहीं होगा, इस मुल्क की जो इस वक्त मईशत है उसको इस्तेहकाम नहीं मिल सकता। और जब तक इस मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम नहीं मिलेगा, लोगों के जो मसाइल हैं वो रोज बरोज बढ़ते जाते हैं। ये काम समझा के बहुत कोशिश की, जलसों में तकरीर करके की, रैलीज निकाल के की, लॉन्ग मार्च करके की, तो हमने उनको फोर्स करने के लिए फैसला किया कि मुल्क के लोगों को ये एहसास दिलाते रहें, शऊर दिलाते रहें कि ये इशू कितना इम्पोर्टेंट है, कि हमने उन 2 असेंबलियों में जिधर हमारी मेजॉरिटी थी, हम डिसोल्यूशन भी प्रपोज कर दिया। कानून और पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि आर्टिकल 105 के तहत कि इस पे इलेक्शन होना लाजिम है और केयर टेकर सेटअप के अनाउंसमेंट से पहले इलेक्शन की डेट आनी। फिरदौस साहब, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन देखें नून लीग के रहनुमा कुछ ये मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा तो हुआ है कि 90 रोज़ के से लेट नहीं हो सकते इंतखाबात, लेकिन उसके बाद होगा क्या, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, इसका फ़ायदा हम ले सकते हैं, ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो। उसके 90 दिन से लेट नहीं हो सकते, लेकिन फिर होगा क्या का मतलब क्या है, जरा समझा दीजिए। इसका मतलब ये है कि उसके बाद सैंक्शन क्या लगेगी अगर कोई इसकी पासदारी नहीं करता, तो इस पर डिबेट क्रिएट कर देंगे वो। और चलिए डिबेट क्रिएट कर दीजिए। इसमें जो चीज आइन में लिखी होती है और आइन की चीज को सबरोगेट किया जाए तो उसके ऊपर एक ही सैंक्शन है, आर्टिकल 6। जैसे आर्टिकल 95 की वायलेशन आपके दौर में हो गई जब आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेने से इनकार कर दिया था। जी, वो जो है उसके अंदर जो कुछ है, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, सूरी साहब ने आकर कहा कि सारी ऑपोजिशन ही गद्दार है, आर्टिकल 5 लगता है सब पे। जी, जो है उसका रैशनल दिया है ना कि ये साजिश है, उसकी साइफर, उसका लेटर दिखाया है और वो केस कोर्ट में सब जुडिस है। बेशक है, मैं तो पार्लिमानी कार्रवाई को डिस्कस कर रहा हूँ सर। जी, मैं तो सिर्फ पार्लिमानी कार्रवाई के लिहाज से जो है उसकी बेसिस दी गई। जुडिशियल डिसीजन जो है अब माना बाकी है, प्रेसिडेंट ने भी रेफर किया है तो वो जो है, देखिए लोगों के जहन में इब्हाम और कंफ्यूजन फैलाने से बेहतर है कि आइन की इंटरप्रिटेशन सही कर दी जाए। तहरीक इंसाफ ने गलत किया तो वो भी गलत है, और कोई और जमात गलत कर रही है तो वो भी फेयर इनफ। ठीक है, पॉइंट आ गया सर आपका। जी, जैन साहब, आवाज आ रही है आपको?
जी आ रही। जैन साहब, आपसे ये सवाल जी, जो जेल भरो तहरीक का आगाज़ पीटीआई करने जा रही है, आपके दादी हैं, तो कोई इम्कान है कि आप भी ज्वाइन कर लें इसको? देखिए जी, जब इमरान खान साहब के साथ मिलकर सियासत करने का फैसला किया है, हाँ। तो इंशाल्लाह ताला हर जो फैसला है बिल्कुल उनके साथ हैं और उनको सपोर्ट करेंगे। और बिल्कुल इमरान खान साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब का ये जो मुशावरती अमल का सिलसिला है, डेली बुनियाद के ऊपर जो है वो, उसमें इस तरह की जो चीजें हैं मजीद जो है वो डिस्कस हो रही हैं। और आप ये देखिएगा कि डे बाय डे, हर गुजरते दिन के साथ साथ जो है वो बिल्कुल हुक्मरान जो है पीडीएम टोला, इनके पैरों तले जो है वो ये जमीन निकल रही है। और इनसे अवाम जो है, पब्लिक जो है वो, जो इनकी बुरी गवर्नेंस है, इन्होंने 10 महीने में जो पेट्रोल और जो बिजली की मद में महंगाई, अशवाए खुर्दोनोश, इस जो इन्होंने डिलीवर किया, उसी बुनियाद पर उन्हें वोट लेने हैं ना। तो इन्होंने जो पिछले 10 माह में अवाम का कचूमर निकाला है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वोट की जो है वो ताकत, उसे अवाम इनसे अपना बदला लेंगे। और ये नहीं, वो जैन साहब, इसलिए वो इलेक्शन से राय बाहर तहरीक, बिल्कुल जेल भरो तहरीक से पहले ही आपकी गिरफ्तारियों की कोशिश तो कर रही है निगरान हुकूमत, तो उस पर आप एहतजाज कर रहे हैं, तो फिर चलने दीजिए इसको, अगर खान साहब के साथ खड़े हैं आप तो। नहीं, उसमें ये है कि हम जेल भरो तहरीक का मकसद ये है कि जब आप बेगुनाह जो लोग हैं, आप अच्छा। उनको ऐसे एक एक करके टारगेट करना शुरू करें, तो जब हम जेल भरना शुरू कर देंगे तो ये भी जो एक खौफ की जो ये अलामत समझते हैं जेलों को, हम इंशाल्लाह उनसे डरने वाले नहीं हैं। और बिल्कुल जो है ना हमारे हौसले पस्त हुए हैं और ना हम घबराए हैं। तो ये है कि इसके बाद ये क्या करेंगे, अच्छा। जब अवाम का जो समंदर है वो ये अपना नाम एनलिस्ट करवाना शुरू करेगा जेल भरो तहरीक के अंदर, तो उसके बाद ये जेलों में इनके पास तो कोई इंतजाम ही नहीं है जी। कि ये किस तरह जो है वो उन पीपल लोगों को अपने पास रख सकेंगे। तो उसके बाद अल्टीमेटली ये है कि जी, वन एंड द लास्ट थिंग इज के मुल्क की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल में जनरल इलेक्शन जो है वो ही हल है। अच्छा। और इन्हें अल्टीमेटली दे हैव टू गो फॉर इट। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। गौस साहब, ये जेल भरो तहरीक जो खान साहब ने अनाउंस कर दी है, बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है गवर्नमेंट के लिए, अगर इतने बड़े नंबर में गिरफ्तार देने के लिए वॉलंटियर कर दिया तहरीक इंसाफ ने। कुछ सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं आप, या आप सोच रहे हैं कि हिकमत अमली ये बना लें, ऐसा कुछ नहीं करेंगे? डू यू ट्रस्ट देम ऑन दिस? देखिए, अब तक तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तो जिसको गिरफ्तार करते हैं वो रातों रात हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चला जाता है कि सतारा हमें भेज दी जाए। चलें, ये तो आपने माना कि गिरफ्तार करते हैं किसी ना किसी को। नहीं करते हैं, लेकिन फिर आगे क्या होता है, दूसरे दिन जमानत के लिए चलते हैं। मतलब एक रात जो है ना, मतलब देखो, इस फवाद चौधरी गिरफ्तार किया गया, अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए थे तो एक दिन उन्होंने हाई कोर्ट पहुंच गए, मतलब एक रातारी रिमांड के खिलाफ ये हाई कोर्ट चले गए। वो तो पुलिस फिर जाके इस्लामाबाद पहुंच गई हाई कोर्ट के एक्शन लेने से पहले। तो ऑन ग्राउंड तो उनका ये रवैया, ऊपर से बढ़ के ये मारे कि हम 500 बंदा थी हल्का जो है सूबाई हल्का बंदे गिरफ्तारी देंगे तो हुकूमत की मसला बन जाएगा। भाई हमारे लिए कोई मसला नहीं बनेगा, तो आप गिरफ्तारी देना चाहते हैं दें, इंशाल्लाह हम आपको अच्छा खाना देंगे। गौस साहब, यही होता है ना, ये एक ट्रेंड क्रिएट हो गया। आप पीटीआई को चैलेंज करते हैं, वो काम कर देते हैं। असेंबली डिसॉल्व करने के लिए आपने चैलेंज किया, उन्होंने कर दिया। अब मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि जमान पार्क से जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दें। अगर उन्होंने ये भी कर दिया, फिर आपके लिए मसाइल खड़े होंगे। तो क्यों इस आग को हवा देनी बार बार? ये समझ से बाला तर है हमारे। ये तो एक पॉलिटिकल, मतलब एक हकीकत है ना जी। ये तो एक अपना सियासी चालें होती हैं। हम चलते हैं, वो चलते हैं, हम इशारा देते हैं, वो करते हैं। इसका मतलब है वो उनकी नाकामी है, बजाय इसके कि वो इसका तोड़ निकालें। अगर गिरफ्तारी दे तो और अच्छा है, अगर वहाँ गिरफ्तार होते हैं तो मेरे ख्याल में मुल्क में अमन और सुकून आ जाएगा। और ये सिर्फ एक बढ़ के लगाते हैं, सबने तोड़ दे क्या उसका क्या हुआ, अंडर रिजल्ट क्या हो गया? 2 हुकूमतें जो है वो फायदे पे बैठे हैं। फिर कहा कि हमें कौमी असम्बली में आते हैं, जब एहसास हुआ कि हमने बड़ी गलती की है, फिर कहा कि हम कौमी असम्बली में वापस आते हैं। तो इनके स्टेज में दूर हो गए, अब न इधर करे न उधर के रहे, अब घर बैठे आराम से। वो कह रहे हैं इलेक्शन तो अच्छा वक्त पे होंगे, अब फरवरी आ गया तो 5-6 महीने तो अभी बजट देगी और सबको हमने भी इलेक्शन में जाना है, अब तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। गौस साहब, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आपको बाउंड तो करता है ना 90 रोज़ में इंतखाबात के हवाले से। तो अगर इसकी वायलेशन कर दें तो ये जो तावीलें पेश की जाती हैं कुछ आपकी पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से कि उसके बाद फिर अगर ये चीज़ वायलेट भी हो गई है तो कोई सैंक्शन क्या लगेगी, इस पर डिबेट है, क्लैरिटी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में।
तो क्यों इस तरह के लूप होल्स का फ़ायदा उठाना है? अनाउंस कर दीजिए फिर आप। देखो जी, इन्होंने 2 दफा इन तोड़ा इन्होंने कौमी जी। एक तो जो जो जिसमें रायशुमारी करानी थी अदमात की तारीख पे, उसको उन्होंने पलडोज किया। फिर सुप्रीम कोर्ट को सेट असाइड किया कि गलत हुआ है, तो इन पे तो लगनी चाहिए थी। यही तो हमारी लीडरशिप कहते हैं कि हमसे गलती हुई। हमने कहा कि पॉलिटिकल जो है वो हार्मनी रहे इस मुल्क में। हमने इनके खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज कराया आर्टिकल 6 का, और ये हमें धमकियां दे रहे हैं। इसमें हमारे पास जो सबूत हैं, माजी की आप मिसालें देख रहे हैं, उसमें बेनजीर भुट्टो की जो मौत हुई थी, जब जनरल जियाउल हक ने जो इलेक्शन कराए थे, वो 6 महीने बाद हुए थे। 3 महीने बाद उन्होंने 6 महीने बाद कराया, तो उसकी एक खास एक होती है, कोई वजह होती है। उस बाद फिर जब असम्बली होती है तो फिर उसको फिर कानूनी हैसियत दे दी जाती है। नहीं, आमरीत के कवानीन को तो ना साइड करें ना, जमहूरी दौर चल रहा है ये। नहीं, अब बेनजीर की जब मर्डर हुआ तो वो शहादत हुई, तो उस वक्त जमहूरी 100 का जमहूरी दौर चल रहा था ना जी। अब नहीं, उस आपने पे अच्छा, ज़ियाउल हक साहब का भी नाम लिया आपने साथ मुझे। जियाउल हक ने मई में असम्बली तोड़ी थी और नवंबर में इलेक्शन का ऐलान कराया था। मैं मिसाल नहीं दे रहा ही इज़ नॉट अ गुड एग्जाम्पल, इज ही? बाद में जब कौमी असम्बली वजूद में आ गई, तो फिर उनको एक कानूनी प्रोटेक्शन दी जाती है, अच्छा, जिससे फिर है वो ये चीज आर्टिकल 6 मतलब आप टेक्निकलिटीज़ में पढ़ने के लिए तैयार हैं, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं नहीं। आपने पेश करनी? देखो, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हम अपनी सियासत बचाने नहीं, रियासत बचाने हैं। अगर ऐसा रियासत बचाने के लिए जो भी करना पड़ा, इंशाल्लाह आइन भी हमारे साथ होगा, कानून भी हमारे ठीक है। साथ होगा, सारे इदारे हमारे साथ होंगे, और हम मुल्क बचाएंगे। अब जो मुआशी हालात हैं, आप देख लो कितनी बुरी खबरें आ रही कि IMF को सैंक्शन लगा रहा है। अब वो धमकियां दे रहा है कि जी दिफाई बजट घटाओ। मतलब हम क्यों बनाए दिफाई बजट? यानी कि पाकिस्तान के डिफेंस भी कमजोर करना चाहते हैं। हम किसी सूरत पाकिस्तान के डिफेंस के जो खत्म नहीं करने देंगे, सही, और इंशाल्लाह ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। फिरदौस साहब, पहले तो गौस साहब ने ये कहा है कि सियासत नहीं, हम रियासत बचा रहे हैं। अगर वक्त ले भी लेते हैं तो इसमें जो है वो रियासत का मफाद है, इसको रिस्पॉन्ड कर दें। चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो कहा है कि मुझे लगता है कि इलेक्शन में धांधली का प्रोग्राम तैयार है, बाजवा साहब की पॉलिसीज़ अब भी चल रही हैं, ये कैसे कह रहे हैं सर? आप कौन से ऐसे शवाहिद मिले हैं आपको कि आपको लग रहा है कि प्री पोल रिगिंग का सेटअप कर लिया गया है पहले ही? चलिए, दोनों पहले ये सवाल जो आपका है कि ये प्री पोल रिगिंग वाली बात एक आपने की, और उससे पहले आपने क्या मुझसे पूछा? जी, उससे पहले ये कि गौस साहब फरमा रहे हैं सियासत नहीं, रियासत बचा रहे हैं हम इक़्तिदार में आके। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। हम रियासत नहीं, हम रियासत में रहने वालों को बचाने निकले। ये रियासत को पता नहीं किस तरह बचाते हैं। महंगाई इन्हीं ने बढ़ा रहे हैं, ये रियासत को बचा रहे हैं। ये रुपए की कीमत कम करते जा रहे हैं, ये रियासत को बचा रहे हैं। इसमें मुल्क की मईशत तबाह हो गई, ये रियासत को बचा रहे हैं। रेमिटेंसेस कम हो गई, ये रियासत को बचा रहे हैं। एक्सपोर्ट्स कम हो गई, ये रियासत को बचा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रोज बरोज खराब हो रही है, ये रियासत को बचा रहे हैं। अरे कोई ब्लूप्रिंट तो दिखा दो कि ये रियासत तुम्हारे इस अमल के लिहाज से चलते हुए कब बचेगी। अगले 2 माह में बच जाएगी, 4 माह में बच जाएगी, 6 माह में बच जाएगी, कितने में बच जाएगी? अभी 8 महीने में तो आप एक कोई प्लान नहीं लेके आए। एक प्लान इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया था कि मैं $200 200 से नीचे करके दिखाऊंगा। कितने पे था डॉलर उस वक्त? 220 पे था, और आज किधर पहुंच गया? 270 से ऊपर चला गया। ये रियासत को बचाने निकले। ये आए थे 12 रुपए तेल महंगा करके, रियासत को बचाने के चक्कर में 125 रुपए महंगा कर दिया। ये आए थे जिस वक्त महंगाई 9.26% थी, रियासत को बचाने में 32% महंगाई कर दी, इन्फ्लेशन कंज्यूमर गुड का। ये मुझे रियासत के बचाने का इनका फार्मूला अगर यही है, इनसे बचाने के लिए हम मैदान में उतरे हुए। अच्छा, इसे ये अगर इसी तरह से रियासत को बचाने तो इन लोगों को नहीं बचाना है, इन लोगों से इस मुल्क को फारिग करना है। इनको एहतसाब के खटेरे में खड़ा करना है। इससे कि ये जो डार्क इकोनॉमिक्स है ना, डार साहब की, कि डॉलर को एक रेट पे रखना है और उसमें माल कमाना है, ये पहले भी ये कर चुके हैं, आपके भी इन्हीं ने किया है। अच्छा, अब आया दूसरा सवाल रिगिंग का। बड़ी सीधी सीधी बात है, आप इलेक्टोरल लिस्ट देख लीजिए, आपको नजर आ जाएगा कि प्री पोल रिगिंग क्या कहते हैं। आपको देखना है प्री पोल रिगिंग क्या कहते हैं। कराची में बाई इलेक्शन लोकल बॉडीज के हो रहे थे, रात के 11 बजे तक ये फैसला नहीं था कि अगले दिन इलेक्शन होगा कि नहीं होगा।
आपको और प्री पोल रिगिंग देखनी है तो आप नताइज देख लीजिए कि जहां जहां ठप्पे लगे हैं NA 237 में, उसका रिजल्ट ये मान रहे हैं कि नहीं वो सही है। NA 239 में मैंने खुद कैंपेन चला रहा था, मैंने दिखाया कि जी फॉर्म 45 और फॉर्म 48 में डिफरेंट फिगर्स हैं, नहीं करेक्ट करने को तैयार। तो ये तो डिस्पाइट पॉलिटिकल रिगिंग है। लेकिन फिर दोस्तों ये जो कहा जा रहा है कि जी बाजवा साहब की पॉलिसीज अब तक चल रही हैं, इस पे अभाम है, मतलब ये कैसे? इसमें कोई अभाम नहीं है, इसमें कोई अभाम नहीं है। इट्स वेरी क्लियर, इट्स टाइम कि ये एस्टेब्लिश हो जाए कि द चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वजीर आजम जो है और उनकी काबीना ताकत का सरचश्मा है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस मुल्क के सबसे ताकतवर शख्स नहीं है। यही आईनी पोजीशन है। बिल्कुल। और ये आईनी पोजीशन फौज के जर्नलों को माननी पड़ेगी। नहीं, वो तो क्लैरिफाई कर चुके हैं इसमें कि जो है वो नहीं, वो जबान से कहना और करतूतों से करना, दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए। फिरदौस साहब, एक और तनकीद हो रही है कि APC के हवाले से जो PTI ने जाने से इनकार कर दिया है, ये कह कर के फॉर्मल इन्विटेशन नहीं आया। सर, ये कोई शादी का इन्विटेशन तो नहीं आना? इस पे एक मुल्की मसला है, एक सीरियस इशू है। अगर आप वॉलंटियर कर भी लें, क्या मजाक? जी देखिए, बड़ी सीधी बात है। इज द गवर्नमेंट सीरियस? हाउ डू यू थिंक दे आर नॉट सीरियस? अगर APC कॉल कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, दिस इज हाउ सीरियस दे आर के 3 दफा तो डिले कर चुके हैं अभी। नहीं, इज गोइंग टू टर्की ना वो? नहीं, वो किसी भी वजह से, यार आपके घर में आग लगी भी आप टर्की जा रहे हैं? बिल्कुल थोड़ी है ना ये कोई रेश है। दूसरी चीज, इन्होंने एक और APC भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करे। अरे वो आपका प्लान किधर है जिसपे आप साइन करने चाहते हैं? प्रपोज कौन करेगा? आपने APC का एजेंडा निकाला कि हम APC के जरिए क्या चीज डिस्कस करना चाह रहे हैं? दहशतगर्दी और इकोनॉमी का वो कह रहे हैं। दहशतगर्दी में क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं? सर, टेररिज्म जो बढ़ रहा है वही। नहीं, टेररिज्म बढ़ रहा है तो उसमें क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं कि तालिबान से बात की जाए या तालिबान से लड़ाई की जाए? अफगानिस्तान पे हमला किया जाए या अफगानिस्तान की मदद मांगी जाए? अफगानिस्तान की मदद की जाए या अफगानिस्तान से ताल्लुकात खत्म किए जाए? क्या है मौजू? मतलब गवर्नमेंट क्लियर नहीं है, आप ये कह रहे हैं। हुकूमत का क्या पोजीशन है भाई? वो क्या है, हमारी ये पोजीशन है, हम चाहते हैं आप लोग भी आके इंडोर्स करें। इन्होंने अपनी पोजीशन वादे की है। अच्छा, मतलब क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए आप जान ही रहे। ना इनके पास इकोनॉमी का प्लान है, ना फॉरेन पॉलिसी का। आज तक बिलावल जरदारी अफगानिस्तान नहीं गए। जी बिल्कुल, फेयर इनफ। सारी दुनिया घूम रहे हैं, पाकिस्तान में कम वक्त गए, हिना रब्बानी घर को भेजा है। वो तो ख्वातीन से बात करना नहीं पसंद करते। अच्छा, ठीक है। बिलावल साहब पता नहीं क्यों डरते हैं जाते हुए वहां। मैं इसका जवाब ले लेता हूँ गौस साहब से। गौस साहब, एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए, और बल्कि पहले आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ आपसे। वो ये कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी में क्लैरिटी नहीं है आपकी, और APC का जो एजेंडा है वो भी आपका अनक्लियर और नॉन सीरियस है, इसीलिए आप मान ही रहे उसमें। नहीं, हमने जो वजह स्टेट के ना जाने की वो दूसरी बात है। इन्विटेशन वाली गवर्नमेंट का एटीट्यूड सीरियस नहीं है। ठीक है, वही उसी का जवाब ले लेते हैं। खुद दहशतगर्दी कर रही है हमारे साथ, और चाह रही है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ वाली कॉन्फ्रेंस में उनके साथ। ठीक है, रिस्पॉन्ड करने दीजिए। जी गौस साहब। देखो जी, एटीट्यूड इनका ठीक नहीं है, उल्टा इल्जाम हम पे लगाते हैं। ये PTI के पुराना बतीरा है कि जी जो गलती खुद कर रहे होते हैं, जो ये गंद खुद कर रहे होते हैं, इल्जाम दूसरे पे लगाते हैं। अब तक देखें, अब 2 असम्बलियां तोड़ देना ऐसे ही अपनी अनाज की खातिर, जिद की खातिर, ये कौन सी मतलब है कोई पॉजिटिव एटीट्यूड है? जब ऐसे तो करेंगे कि आप सुबह से भी तोड़ के फिर कौमी समझ में आ रहे हैं, अपने शोर शराबा करने, तो ये एटीट्यूड तो आपका ठीक नहीं है। हमने तो हमेशा कहा कि चार्टर और इकॉनमी हमारे पास बैठो, वहाँ इलेक्शन की डेट भी आपको दे देंगे। इसमें भी इस वक्त सीरियस मसला जो है वो जो है वो इकॉनमी का है, और APC जो लेट हो रही है उसकी एक वजह यही है कि हमारे IMF से मुज़ाकरात चल रहे हैं। हमें लोन किस शराइत पे मिलता है? कुछ ऐसी शराइत है जिनको हम किसी सूरत जो है वो कबूल नहीं कर सकते, और हमारे आर्मी चीफ साहब बाहर हैं, शायद उनका इंतजार हो रहा होगा। कई चीज़ों पे मशावरत
हमारा डिफेंस जो है ना वो प्रायोरिटी है हमारा पाकिस्तान का। गौस साहब, ये जो और क्रिटिसिज्म वो कर रहे हैं फिरदौस साहब भी कि मुल्क के अंदर दहशत गर्दी है, इकोनॉमिक सूरत हाल का जो है ना वो आपके सामने ही है कि कितनी वल्नरेबिलिटी है उस लिहाज से भी। तो इस सूरत हाल में तुर्किया का दौरा करना, जब वहाँ भी एक कलामिटी चल रही है और वहाँ भी कोई रिसीव करने के लिए इतना फ्री नहीं होगा इस सूरत हाल के अंदर, ये लॉजिकल है सर? ये सब वो तुर्की हमारा दोस्त है, हर मौके पे उसने पाकिस्तान की वो मदद भी की है और पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया है। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की जो मेंबरशिप का मसला था उसमें भी सपोर्ट किया, हर लिहाज से करता है। अगर दुख की घड़ी में कुछ एक दिन के लिए हम चले जाएं तो उसमें क्या हर्ज है? अगर एपीसी उसमें ज़ाहिर है एपीसी तो 2 दिन बाद होनी थी, 9 को होनी थी, लेकिन अब 9 ये भी खबर आने के 9 को पोस्टपोन हो गई है। वजह वही मेरे ख्याल में IMF पर ही है, IMF को कड़ी शरारत लगा रहा है। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी शरारत लगा रहा है जिससे हमारा डिफेंस हम समझते हैं कमजोर हो। अच्छा, बिल्कुल काबिल तशवीश बात है ये। गौस साहब, एक और सवाल के आप जो एक बेसिक PTI की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात शो किए जा रहे हैं वो यही है कि हमें इन्विटेशन जो है वो नॉन सीरियस वे में दिया गया है, हमें लिख कर नहीं दिया गया। तो सर क्या इसमें बुराई है कि अगर ऐसा कर देते, फॉर्मली इनवाइट कर लेते, कंसेंसस डेवलप हो जाता है, एक बड़ी सियासी पार्टी सिस्टम से बाहर बैठी हुई है, उनको इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो चैलेंज होती रहेंगी लेजिस्लेशंस आपकी। देखिए जी, एपेक्स कमेटी की मीटिंग में पेशावर में अय्याज सादिक साहब ने परवेज खटक और असद कैसर और कई दोस्तों को फोन किया कि जी आप तशरीफ बनाएं। ठीक है, उसमें तो वो आ सकते थे, वो तो मतलब नॉन सीरियस तो फोन नहीं था। वो इनविटेशन इस तरह ही होती है, जल्दी में जब बुलाया गया 2 दिन के हम लेटर लिखे भेजे। अब ये फिर साथ ही इनकी स्टेटमेंट आ गई इमरान खान की कि हम एपेक्स कमेटी के ना इसमें APC में शामिल नहीं होंगे। अब जब पहले से ये कहा जाए कि हम नहीं होंगे तो हम क्या करें पे इस पे? गौसफ खान साहब ने ये भी कहा है कि आज ये भी कहा है कि सारी दुनिया में दहशतगर्दी होती है, मगर APC का नाम मैंने नहीं सुना कहीं होते हुए। खान साहब को एक तो समझते हैं कि मुझे सारे हर दुनिया का पता है, हमें सब चीजों का पता है, हालांकि पता कख का नहीं होता इनको कि सारी दुनिया की दहशतगर्दी कहाँ किस जगह है। भला पाकिस्तान से ज्यादा दहशतगर्दी कहीं है दुनिया में? जरा मुझे बताया। इतनी तो अफ्रीका में नहीं है जितनी हमारे पास दहशतगर्दी है। तो उसमें अगर स्टेक और हमारा माजी का रिकॉर्ड है कि 2014 में जब इतना बड़ा वाक़या हुआ था, इस तरह पेशावर का वाक़या हुआ है, इसी जितना वाक़या पहले हुआ था तो उसमें हमने सबको बुलाया था और फिर एक तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के हेड्स बैठे और फिर कंसेंसस से एक चीज जो बनाई गई, जिला अमल बनाया गया नेशनल एक्शन प्लान, तो फिर अल्लाह ताला ने कामयाबी भी थी और दहशतगर्दी जो है 80-90% कम हो गई थी। पॉलिसी अपनाना चाहते हैं कि अब फिर हमें एक नई सूरत हाल का सामना है कि जिसमें अफगानिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। तो हमें अगर मुआशी तौर पर बहुत कमजोर हो चुके हैं, उसकी मेन वजह अफगानिस्तान है और दहशतगर्दी है वो भी अफगानिस्तान है। तो हमें इसमें क्योंकि वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं, हम किससे बात करें? नहीं तो बिलावल साहब को कन्विंस क्यों नहीं कर रहे कि विजिट करें? जी, बिलावल साहब को कन्विंस क्यों नहीं करते आपके विजिट कीजिए अफगानिस्तान का, बात करें उनसे? बात ये होती कि किससे बात करें? आप देखे होंगे उसमें जो वहाँ के TTP के कई ग्रुप्स हैं, अफगान तालिबान के वहाँ कितनी ग्रुप हुकूमत की ग्रिप है नहीं वहाँ। अच्छा, ठीक है। मतलब आपको लगता है कि वहाँ बात करने के लिए कोई एक एंटिटी नहीं है। ठीक है, फिरदौस साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था जिससे हिना रब्बानी घर बात करने गई थी वो उनकी से बेहतर है कि वो चले जाते। फिरदौस साहब, लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं, देखिए वो पहले 5 साल हमारी वजीर खारजा रही हैं नकवी साहब, ये तो आप न करिए। हिना रब्बानी अब निकाले शुरू, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और वो फुल मिनिस्टर, फर्क है, वजन में फर्क है। फॉरेन सेक्रेटरी को भेज दे, वजीर आजम क्यों जा रहे हैं टर्की? नहीं जाना चाहिए ना टर्की, एक सेक्रेटरी को भेज देते भाई, सारे हमदर्दी करने के लिए फॉरेन सेक्रेटरी चला जाता, साथ इमदाद भी ले जाता। वजीर आजम के जाने की क्या जरूरत है? ये डिबेट नहीं है, हर पोजीशन का मैं ये समझता हूँ। फिरदौस साहब वो कह रहे हैं हिना साहिबा काफी एक्सपीरियंस है, अगर वो गई भी हैं। एक मिनट यार, इनसे क्या अगर बात करने दे गौस साहब कंप्लीट करने दीजिए, गौस साहब कंप्लीट करने दीजिए उनको। जी फिरदौस साहब, ये जो है ये फिर पिट्ठों वाली सियासत कर रहे हैं।
इन्हीं ने ड्रोन हमले करवाए पाकिस्तान की जमीन पे, पाकिस्तान के ऊपर मादी में, और शर्मिंदा नहीं हुए। अब ये दोबारा पाकिस्तान को झोंकने जा रहे हैं एक और जंग में अफगानिस्तान के साथ, और जिसकी वजह से ड्यूरल लाइन जो है ना वो चैलेंज होगी। इससे के ये इस बहाने में कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की वो दहशतगर्द गिरोह जो है वो अफगानिस्तान में पनाह पाए हुए, ये एयरफोर्स से भी हमला कराएंगे और जमीनी फोर्सेस से भी और कमांडो से भी, और फिर जो इस खित्ते में जंग छिड़ेगी उसका जिम्मेदार ये फिर कहेंगे कि हमने तो सबसे मशावरत करने के बाद ये की थी। ये वही सूरत हाल है कि ये मुल्क बगैर सोचे समझे ज़िया-उल-हक के दौर में रशिया को निकालने के लिए जिहाद के अंदर शरीक हो गया था। जी जी। और उसका खमियाजा क्लैशन ऑफ कल्चर इस मुल्क में आना, बिल्कुल, ओपीएम भी सर जी, रेफ्यूजीज भी, और साथ ओपीएम वॉर कि दे दनादन उस वक्त से जो है इस मुल्क में वी हैव बिकम अ कंड्यूट टू बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ ओपीएम ट्रेड। सही। और इस मुल्क की मईशत की तबाही उसी से शुरू हुई। बिल्कुल, कि वो डॉलर पाकिस्तान में आके वाइट होता है, और उस वाइट के होने की वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी आ रहे हैं और इकोनॉमी डिस्टॉर्टेड हुई है, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया। डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी किसने की? दुनिया में कहीं जाए बगैर पासपोर्ट दिखाए हुए, नोट कराए हुए आप करेंसी चेंज नहीं करवा सकते थे। ये काम किसने किया? नवाज शरीफ ने। तो ये काम जो है इनके इतने बड़े बड़े कारनामे हैं कि आज हमारा मुल्क जहाँ खड़ा हुआ है ये हमारे 3-3.5 साल को रोते हैं, पूरी कौम जो है इनके 70 साल को रोती है। सही, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। वक्त महदूद है मेरे पास। गौस साहब, आपसे आखिरी सवाल, IMF का जो टारगेट है वो कह रहे हैं 30 जून तक 16 अरब डॉलर का ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उसको आपने सब्सटेंशिएट करना है और बताना पड़ेगा कि ये रकम कहाँ से आएगी। 50% तरक्याती बजट आप काटने की बात कर रहे हैं। IMF की शराइत तो सर बहुत सख्त हैं, तो इस पर अगर इम्प्लीमेंटेशन होगी कैसे सूरत हाल कंट्रोल करेंगे आप? की शरायतें जो कि आने नहीं बताई जा सकती, लेकिन इंशाल्लाह हम जिस तरह मैंने पहले कहा कि रियासत को बचाने आए हैं वो इंशाल्लाह रियासत को बचाएंगे। तो ये 16 अरब डॉलर कहाँ से आएगा सर? जहाँ से भी है, ये हमारी हेडेक है, इंशाल्लाह करेंगे। हमारी भी हेडेक है, एज अ कॉमन सिटीजन सबसे बड़ा हेडेक ही है। जिम्मेदारी हुकूमत की है ना जी, आपकी हेडेक तो नहीं, हुकूमत की हेडेक है कि वो किस तरह पूरी करती है। Does that mean that you won't share any information with the people? आपका बताना फर्ज ही नहीं है? मैंने इशारा आपको पहले कर दिया है, तो दोबारा उस बात को रिपीट करना अच्छा नहीं है। कि जी वो क्या शराइत लगाना चाहिए, मकसद उनका नहीं, वो शराइत की मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि कौन से इत्तेहादी 16 अरब डॉलर देंगे आपको जून तक? उसमें बहुत सारी, अभी तो जो 10, 12, 11 अरब डॉलर का जो डोनेशन देनी है, उन्होंने जो जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुई थी और यहाँ 10-11 अरब डॉलर गए थे, मेरे ख्याल से काफी कुछ तो उनसे आ जाएगा। तो बाकी इत्तेहादी जो है हमारे साथ, जिस तरह पहले उन्होंने डोनेट किया है, तो उस तरह। और फिर मैं जो वजीर खजाना तो नहीं हूँ, और ज़ाहिर है एक उसमें डार साहब के पास, डार साहब की जो टीम है उनके पास एक लाया हम लोग होगा। अच्छा, अब तो ये तो उनको मुतालबा है कि 16 अरब डॉलर। चलें, उम्मीद हम भी करते हैं कि कोई लाए अमल उनके पास होगा जो फिलहाल दिखाई। बहुत शुक्रिया गौस नियाज़ी साहब, फिरदौस शमीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।